जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 से मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम लोग बच्चों आज एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में समझेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये कब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके हम पूरे डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअल में हमसे कहता क्या है। तो हम समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। देखो बच्चों, बड़े दिमाग लगा कर समझना, एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल गॉस थ्योरम के जैसा है। पहली बात, एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल भी गॉस थ्योरम के जैसा है। गॉस थ्योरम क्या कहता था, जरा एक बार हम समझ लेते हैं। गॉस थ्योरम हमसे कहता था कि आप कोई चार्ज लो और इसके चारों तरफ कोई भी इमेजिनरी सरफेस आप ले लो, कोई भी इमेजिनरी सरफेस किसी भी साइज की, किसी भी शेप की, आप ऐसे समझ लो। तो इसमें से आपका निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकलेगा बाबू? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे सब नॉर्मली निकलेंगी, ये भी नॉर्मली ही निकलेगा। तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये था। तो इसके लिए गॉस ने ये दिया था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो दिया था गॉस ने। तो यही थ्योरम बताया था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए मतलब एरिया, एरिया वेक्टर, तो ये था। तो अब देखें एम्पियर ने इनसे मिलाते जुलाते हुए कैसे नियम बताया। तो देखें, दरअसल गॉस थ्योरम में किसका क्लोज इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के टाइम था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के। लेकिन एम्पियर ने क्या बताया हम समझते हैं। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, देखें। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों यही है। एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द डीएल, अलोंग टू द डीएल। डीएल मतलब ये एक तरीके का लेंथ है, किसी लूप का लेंथ हो सकता है। तो लाइन इंटीग्रेशन, देखें, अच्छा लाइन इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? देखिए इसमें क्लोज भी हमने लगाया और लाइन इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारा एक लेंथ है, कोई एरिया नहीं है, कोई क्लोज सरफेस नहीं है, इसलिए हम ये लेंथ ले रहे हैं, इसलिए हम लाइन इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। चूंकि वो लेंथ भी क्लोज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये क्लोज सिंबल हमने लगाया हुआ है। अब देखें, बराबर में म्यू नॉट टाइम ऑफ आई इन क्लोज, ये चीज हुआ आई इन क्लोज। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें तो आपको गॉस थ्योरम से मिलता जुलता लगेगा। गॉस थ्योरम क्या था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखें ध्यान से देखें, फर्क क्या हुआ है, बाकी सब तो वही है। ई के जगह हमारा बी लग गया है और ए के जगह हमारा लेंथ लग गया है और चार्ज के जगह हमारा करंट और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के जगह म्यू नॉट लग गया। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अब मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या क्या कहानियां हैं। देखें, अब ध्यान से देखें, ये बी एक्चुअल में क्या है? बी हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, बी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। आप देखें, देखें और देखें, अब ध्यान से देखें इसमें क्या कहानी है। तो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये जो आई है, ध्यान से देखें, आई जो है वो आपका करंट है। तो करंट कैसा भैया? ये है आपका करंट इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाई लूप, इनक्लोज्ड बाई लूप, किसी लूप से इनक्लोज्ड करंट है। अब ध्यान से देखें, अब सवाल ये है कि ये डीएल क्या है। तो देखो बाबू, डीएल जो है वो डीएल क्या है? डीएल सैंपल, सैंपल ऑफ लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। ध्यान से देखें, सैंपल ऑफ लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक नया लूप आ गया, एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप उसी तरीके का है बच्चों जैसे गॉस थ्योरम में हमने गॉसियन सरफेस लिया था। गॉसियन सरफेस भी एक इमेजिनरी सरफेस था, तो एम्पीरियन लूप भी एक इमेजिनरी लूप ही होगा।
तो ये क्या है कि एम्पिरियन लूप एक तरीके से क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी लूप, इमेजिनरी लूप। ये कैसा लूप है बाबू? इमेजिनरी लूप है, ठीक है। तो जब इमेजिनरी लूप है तो किसी भी शेप का, किसी भी साइज का लिया जा सकता है, तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब ये चीज़ें हैं कि एक चीज़ ध्यान दें, अब हमारा एक तो शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन ये कि व्हेन वी कैन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए क्या कंडीशन है। तो अब देखें, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ध्यान से देखें बाबू, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि टू फाइंड, ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए। अब देखो बाबू, अब एक सिंपल सा बात है कि हम जो है कि मान लीजिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन करना हो, लिखना हो एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको बड़े आसानी से, इसको देख कर ही हम लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, इसको देख कर हम लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल, ध्यान से देखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B along to the length of any loop is equal to mu naught times of current I enclosed by that loop। अब जरा ध्यान से समझे, बहुत इंटरेस्टेड बात है बाबू। देखें, यही आपकी डेफिनेशन हो गई कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड along to the length of the loop is equal to the mu naught time of current enclosed by that loop। ये बात समझ में आ गई। तो जैसा हमने बनाया है वैसा हमने लिखा है। एक बात ध्यान दे, डेफिनेशन से या तो फॉर्मूला बनेगा या तो फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाता है। तो दोनों बातें एक जैसी होती है, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा होते हैं। तो बड़ा आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा और समझते हैं। देखो, एक चीज़ ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ कब लगा सकते हैं हम। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए सबसे और पहली जरूरी शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो हमारा B है बाबू, ये B एक हर जगह यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ भी जिस भी कंडक्टिंग वायर के वजह से, जिस भी करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बच्चों हर जगह बराबर होनी चाहिए, तब हम वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। यदि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये कंडीशन फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ समझ सकते हैं कि कंडीशन फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ACL क्या है? इज दैट मैग्नेटिक फील्ड B should be uniform। याद रखें, यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इस नियम को लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें, अब ध्यान दें, हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करना है। तो जब इसको प्राप्त करना है तो भाई साहब हमें इसको कांस्टेंट मान के न चलना पड़ेगा। अब जब यही वेरिएबल होने लगेगा तो हम इसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ इंटीग्रेशन करना है। यदि ये वेरी करने लगा तो इसका भी इंटीग्रेशन होने लगेगा, तो निकाल किसका पाएंगे। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि ये बाहर निकल जाए, ये कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया जाए।
तब हमारा ऐसा हो पाएगा। तो ये पहली और लास्ट कंडीशन है कि हम एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा बात समझ में आया। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको और हम बढ़िया से लिखना चाहें बच्चों तो लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि बी बाहर निकालें, जब बी को कांस्टेंट बना लिया तो ये पूरा डीएल हो गया बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। ध्यान से देखें, बहुत सुंदर बात है। अब देखें इसमें पूरी कहानी क्या है। अब देखें बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें तो ये टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप है, तो इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ क्या बाबू, अब ये सैंपल नहीं है, पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो पूरा लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। अब देखें अब तब ये क्या है, ये करेंट इनक्लोज बाय दैट एम्पीरियन लूप, तो ये क्या है, करेंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ये चीज़ है बच्चों। बहुत इंटरेस्टेड है, हाँ तो ये पूरी बात समझ में। अब एक बार समराइज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म होगा तो बाहर निकल आएगा। अब ये बिल्कुल जब ये बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। और ये लेंथ किसकी, एम्पीरियन लूप की लेंथ है, एम्पीरियन लूप की लेंथ है। और ये करंट किसकी, एम्पीरियन लूप से बाउंडेड करंट है। ये करंट कौन सी है, एम्पीरियन लूप से बाउंडेड करंट, वो करंट जो एम्पीरियन लूप से बाउंडेड हो। ठीक है, अब तक तो हमने ये एम्पियर सर्किट लॉ को बारीकी से समझा, और ये भी समझा कि कब एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं, और ये लगाने का क्या पर्पज है, व्हाई वी आर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसका जवाब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखें बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हम सीधे इसके एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, एप्लीकेशन देखते हैं। देखें हाँ, तो इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरीके से समझ लें इसको, बढ़िया है। तो आते हैं और अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत सुंदर बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें देखें ध्यान से देखें, तो अब हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कभी जो सोचें भी सोचें, क्या सोचें यार, आ जाए भाई। अब हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन देखो बाबू, इसका यूज करके कहाँ क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। देखें कहाँ यूज करेंगे, तो अभी हम बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करेंट कैरिंग वायर, हाँ कैरिंग वायर, इनफाइनाइट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसके दूसरा इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, और वो भी कैसा सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड या इनफाइनाइट सोलिनॉइड। वो सोलिनॉइड कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट सोलिनॉइड। और तीसरा एप्लीकेशन हम लोग समझ लेंगे, तीसरा एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखें, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, आते हैं, देखें इसको समझ लें। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, तो देखें कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं समझते हैं। देखो हम करते क्या हैं कि देखें हम एक वायर लेते हैं, वायर, तो वायर हम जानते हैं बहुत सिलिंड्रिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है।
अब ये जब सिलिंड्रिकल है तो इसकी खुद की रेडियस हम मानते हैं, इसकी खुद की रेडियस बाबू हम मान लेते हैं कैपिटल आर। हाँ ध्यान से देखें, ये है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ये चूंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो देखें अब करना क्या होता है, ध्यान से देखें। अब सपोज करिए कि इस वायर में जो करंट जा रहा है बच्चों, वो पूरा करंट आई जा रहा है, ध्यान से देखें, पूरा करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, करंट ऐसे करके आई करंट आपका जा रहा है, ऐसे आई करंट जा रहा है, ध्यान से देखें। दरअसल ये है क्या कि हमने एक वायर लिया, आप ध्यान से देखें, हमने एक वायर लिया तो इस वायर में करंट जा रहा है। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम तीन जगहों पे निकालेंगे, एक कि इस वायर के बाहर किसी पॉइंट पर, और एक इस वायर के सरफेस पर, और एक इस वायर के बीच में अंदर। ध्यान से देखें, देयर आर थ्री कंडीशन। अब देखें एक चीज़ और है कि जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो हमें पहले एम्पीरियन लूप एज्यूम कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा, एज्यूम कर लेना होगा। तो एम्पीरियन लूप जो होगी बच्चों, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के सिमेट्रिकल होगी। इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यदि सिलिंड्रिकल है तो एम्पीरियन लूप, अब ध्यान से देखें, एम्पीरियन लूप बाबू एक सरफेस नहीं है, एम्पीरियन लूप एक लेंथ होगी। लेंथ का मतलब ये सिलिंड्रिकल है तो एम्पीरियन लूप एक सर्किल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, सर्किल। अब ध्यान से देखें, सर्किल क्यों ले रहे हैं कि हम एक सर्किल ले लें, और हम तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी है, तो एक सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालें, चाहे दुनिया भर के सर्किल के लिए निकालें, बात तो एक ही है। तो इसलिए हम एक एम्पीरियन लूप लेते हैं। अब ध्यान दें, एम्पीरियन लूप जो होगी वो कोई सरफेस एरिया नहीं होगी, वो सर्क्यूलर फॉर्मेट में ली जाती है। तो अब देखें, अब ध्यान से देखें, तो हम तीन कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक देखें, एक तो मान लो कि हमने एक पॉइंट ले लिया है 1 यहाँ पर, एक पॉइंट ले लिया है 2 यहाँ पर, और एक पॉइंट ले लिया है 3 यहाँ पर। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। अब देखें, पहले पॉइंट पे निकालने के लिए तो देखो ये आपकी वायर की एक्सिस है, तो ये एक्सिस होने का मतलब बीचों बीच से है, जो भी डिस्टेंस लिया जाएगी यहाँ से। तो मान लीजिए हमें r डिस्टेंस पर निकालनी है, तो अब करेंगे क्या, r डिस्टेंस का रेडियस मान करके हम एक एम्पीरियन लूप बना लेंगे। तो ये ध्यान से देखें बाबू, ये आपकी एम्पीरियन लूप हो गई। देखें बढ़िया समझे, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे, ये है, ये आपकी R है। तो अब देखें, ये एक बात में से याद रखें, जैसे गॉसियन सरफेस में हम गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r लेते थे, वैसे एम्पीरियन लूप में जो रेडियस लेंगे वो स्मॉल r लेंगे। स्मॉल r वेरिएबल होगी, वो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। तो तीन कंडीशन है हमारे पास, तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन ये हैं कि हम, पहली कंडीशन ये कि जब स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, मतलब बाहर, इसका मतलब आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। दूसरी कंडीशन ये बाबू, स्मॉल r बराबर हो जाएगा एक चीज़ का मतलब एट सरफेस, ठीक है, एट सरफेस। अच्छा, सरफेस ऑफ वायर, वायर के सरफेस पे। तीसरी कंडीशन ये है कि जब स्मॉल r छोटा हो जाए कैपिटल R, मतलब इनसाइड। तो हमारे सामने बाबू मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तीन कंडीशन हुए, एक तो आउटसाइड, और एक तो सरफेस पे, और दूसरा उसके अंदर। तो करते क्या है कि पहले हम लोग आउटसाइड वाले केस को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो देखो बहुत सुंदर बात है, ध्यान से देखें, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम डायरेक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। देखें, तो केस नंबर 1 में बात करते हैं कि when स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये जो लूप आपने लिया, ये क्या लिया है, एम्पीरियन लूप लिया है। ये कौन सा लूप लिया है, एम्पीरियन लूप आपने ले रखा है, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। R क्या है, R है हमारी रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। तो R बराबर रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप, रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। अब देखें, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा अभी। अब देखें, अब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आउटसाइड। अब आप एम्पीरियन सर्किटल लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करो, बाई अप्लाइंग
बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या अप्लाई करेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यही बाबू कि बी बार हो जाएगा और ये डी एल बराबर में हो जाएगा। ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टेड बात है। अब देखें म्यू नॉट, अब देखें यही तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, एम्पिरियन सर्किट, यही तो हमारा एम्पिरियन लूप है। अभी इस एम्पिरियन लूप से बाउंडेड करंट कौन है, पूरी आई है जो वायर में, क्योंकि वायर खुद उस एम्पिरियन लूप के अंदर है, तो उस वायर में जो करंट जा रहा है वही एम्पिरियन लूप से इनक्लोज करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये पूरा हमारा आई हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये पूरा हमारा क्या हो गया, आई हो गया। अब ये क्या है बाबू, ये है लेंथ ऑफ एम्पिरियन लूप। तो एम्पिरियन लूप एक सर्किल है जिसकी रेडियस स्मॉल है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो बच्चा कितनी हो जाएगी, तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी 2 पाई आर। तो b इंटू हो जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो b बराबर हो जाएगा बाबू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। हो गया, फार्मूला बन गया, ये चीज़ है। तो ये हमने फार्मूला बनाया, b बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अब देखें, अब इसको देखकर अपने को तो एक बात तो कंफर्म हो रही है कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। b इज इनवर्सली क्योंकि i कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r है। अब देखें, अब दूसरी कंडीशन जब r बराबर कैपिटल R हो जाए, जब एम्पिरियन लूप की जो रेडियस है वो वायर के रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब सरफेस पर आ जाए, तो दूसरी कंडीशन में बात कर लेंगे हम लोग। दूसरी कंडीशन में सीधे सीधे बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में केस नंबर 2 में वेन स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाए, तो उस केस में b बराबर, b का मतलब कितना हो जाएगा, देखें b बराबर जहाँ स्मॉल r है वहाँ कैपिटल R रख दें, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल R। देखें, अब ध्यान से देखो बाबू, अब देखें, अब उस केस में ये हमारा जो कैपिटल R है ये तो अब बदलेगा नहीं, इसका मतलब ये एक तरीके से इस समय ये कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है, अब वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, इसके सरफेस पर, यहाँ पर है। तो इस केस के लिए, केस नंबर 2 के लिए हमने बाबू एम्पिरियन लूप माना इस तरीके का, देखें यही एम्पिरियन लूप हो गया। और अब बात रह गई केस नंबर 3 के लिए, किसके लिए, केस नंबर 3 के लिए। तो केस नंबर 3 ही बच्चों बहुत इंटरेस्टेड है। केस नंबर 3 देखें, केस 3 स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, मतलब इनसाइड। तो ये ध्यान से देखें, बहुत ही स्टार कंडीशन है कि ये बहुत ही यही इम्पोर्टेंट आई है, मान के चलिए। अब सवाल है कि जब हम इनसाइड लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, तो एक बार हम जरा बना लेते हैं वायर को वापस से। और ये देखें, ये हमारा वायर था, अब इसमें ये हमारा, ध्यान से देखें कि इस तरीके से ये हमारा यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ कैपिटल R था। अब तीसरी कंडीशन में एम्पिरियन लूप, तो अब इतने रेडियस का हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखें, तो ये तीसरा पॉइंट था, तो ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r हो जाएगा, स्मॉल r, ध्यान से देखें स्मॉल r, ये है स्मॉल r। अब हमको क्या बाबू कि अब हमको करंट निकालना है, लेकिन अब कौन सी लूप से, जो स्मॉल r की बनी है हमारा, देखो कैपिटल R वाले वायर के रेडियस में, मतलब ध्यान से देखें, कैपिटल R रेडियस का जो वायर है उसमें जो करंट जा रहा था पूरे एरिया से होकर के आई जा रहा था, लेकिन अब हमें करंट निकालना है स्मॉल r वाले वायर से होकर जाने वाला करंट निकालना है। कौन सा करंट निकालना है, अब हमें निकालना है स्मॉल r वाले स्मॉल r रेडियस वाले वायर के सरफेस से होकर जाने वाला करंट। क्यों, क्योंकि अब हमारा स्मॉल r वाला जो रेडियस वाला जो कंडक्टर है वही एक्चुअल में एम्पिरियन लूप के अंडर में आ रहा है। तो यही है। अब यहाँ से देखें, ये रेडियस जो दिखा रहा है वो क्या है, रेडियस ऑफ एम्पिरियन लूप, ठीक है, बहुत सही। तो पूरे में देखें, अब एक्चुअल में हमारा काम है कि क्या करंट जो है, कि क्या करंट स्मॉल r रेडियस वाले कंडक्टर के सरफेस से होकर जा रहा है, माने एम्पिरियन लूप से बाउंडेड करंट निकालना है। तो देखें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं, देखें
पूरे से तो करंट हमारा आई जा रहा था, इससे जो करंट जा रहा है मान लीजिए कि आई डैश जा रहा है। क्या जा रहा है? आई डैश जा रहा है। और आई डैश ही क्या है? इनक्लोज्ड करंट बाय एम्पीरियन लूप है। तो हम आई डैश निकालते हैं। तो आई डैश निकालना ही हमारा मेन काम है। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसका कोई बहुत खास काम नहीं है। तो ठीक है, आते हैं, देखें कैसे निकालें। ध्यान दें किस तरह निकालें। तो देखें, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग आई डैश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर आई डैश के लिए काम करें। तो देखें, पूरा पाई मतलब ये कैपिटल आर रेडियस के एरिया में जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है बाबू? आई जा रहा है। तो हमें पाई स्मॉल, मैंने ध्यान से देखें, ये जो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के एरिया में जो करंट जा रहा है वही निकालना है। तो देखिए यूनिटी मेथड निकालें तो इन पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट जा रहा है आई। तो डियर फॉर इन यूनिट एरिया में जो करंट जाएगा, यूनिट एरिया में जो करंट जाएगा वो करंट कितना जाएगा बाबू? आई अपान पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट निकालना। तो डियर फॉर करंट इन पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और वही कौन है? इन पाई, करंट इन पाई आर स्क्वायर, वही है हमारा, हो जाएगा आई अपान पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई। यही दरअसल आई डैश है। मिल गया। तो पाई से पाई कैंसल, तो आई डैश या आई इनक्लोज, बात तो एक ही है। तो बराबर में मिल गया आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मिल गया। अब आप डायरेक्ट एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाई करिए फटाफट, देखिए क्या हो रहा है। बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, तो बी बाहर हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा एम्पीडियन लूप का, और म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह कौन आया है? आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए ये पूरी लेंथ है किसकी? एम्पीरियन लूप की। तो बी एम्पीरियन लूप की लेंथ 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, म्यू नॉट, ध्यान से देखें, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर से खत्म, तो आ गया बी बराबर हो गया बाबू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपान 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये मिल गया। तो ये बाबू ध्यान से देखें, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी केस है, और ये तीसरी केस है। अब तीसरी केस को देखकर अपने को एक बात तो समझ में आ रहा है कि देखें, तीसरी केस को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। इसका मतलब ये है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टेड है। अब देखें, तीनों कंडीशन को मिलाइए एक बार, फिर से तीनों कंडीशन, तीनों केसेस को मिलाते हैं। तो पहले केस में हमने देखा, देखें, अब देखें, तो हम समराइज करके ये पा रहे हैं कि केस नंबर 1 में ऐसे, पहली जब R बड़ा था कैपिटल R से, तो हमने पाया B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई स्मॉल आर। इसका मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर। केस नंबर 2 में क्या पाया? जब R बराबर कैपिटल R, तो इसका मतलब B बराबर आपका बना म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन R लेस देन कैपिटल R, तो B बराबर हमने पाया म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यही पाया। अब इसमें क्या है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। अब ध्यान से देखें, तो इन तीनों बातों को देखते हुए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो देखें, जब एम्पीरियन लूप वायर के अंदर है, मतलब कैपिटल आर से उसकी रेडियस छोटी है, जब एम्पीरियन लूप वायर के अंदर है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, मैंने रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ से जब आर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ मैक्स होगा।
उसके बाद फिर धीमे धीमे आर अब बढ़ेगा तो ये बी घटेगा, तो इसका मतलब यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो तीनों बातों को मिलाते हुए हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ ऐसा बन के तैयार होगा। ये स्मॉल आर है, ये 0 है और ये आपका बी है। देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया, तो अब इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वायर का इंटरनल पोर्शन है, तो इंटरनल पोर्शन में ये डायरेक्टली हो गया। देखें यही है। अब इसके केस में अब देखें यहाँ पर हमारा b बराबर मिल गया आपको म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल आर। अब उसके बाद क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, और यहाँ b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, और यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम है ही है, ये है ही है। तो इट इज़ द ग्राफ। तो बाबू ग्राफ को बड़े दिमाग लगा के समझेंगे, बहुत बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना अगले वीडियो में सीखेंगे, जल्दी वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप इसी को समझें और जल्द ही हम आपको अगले कंटेंट को भी बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।